अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के जो आपके दिसंबर 2017 थे। अभी तक जितने भी सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर डिस्कस हुए नेट एग्जाम के, मैंने 18, 19 और गेट एग्जाम्स के भी क्वेश्चन डिस्कस किए, बट नेट एग्जाम के क्वेश्चंस में काफ़ी सिमिलरिटी आ रही है कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में है ऑलवेज प्रीवियस ईयर में, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में है। आप किसी भी पेपर की बात कर लो 18, 19, 20 और आपका ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन है आपका एक, और एक आपका क्या है आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन है। ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है एवरी ईयर। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बट अगर मैं बात करूँ दिसंबर 2017 की तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। इस एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी इजी था। और अगर 17 की हम बात करते हैं तो 17 में आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन था वो बहुत ही बेसिक पोर्शन था। जितने भी टॉपिक्स से आपके क्वांटम से भी क्वेश्चन इसमें आए थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे 17 वाले एग्जाम में। तो चलो अभी हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। If the atoms ions in a crystals are taken to be a hard spheres touching each other in unit cell, ये सभी स्टेटमेंट्स हम पहले ही देख चुके हैं कि हार्ड स्फीयर होगा, एक दूसरे को टच करेंगे सॉलिड स्टेट के केस में, ये सब वैलिड है। देन द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑफ द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, यहाँ से आपको एक टर्म क्लियर हो गया होगा कि वो बोल रहा है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम मीन्स टोटल वॉल्यूम क्यूब का और उस टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। और ऐसी चीज़ हम जब भी हम बात करते हैं फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की, तो सबसे पहले हमारा कहाँ पे ध्यान जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन पे, बिकॉज हम पैकिंग फ्रैक्शन में ही हम डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शंस की वैल्यू याद है, सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होगा, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए, ईसीसी के लिए और डीसीसी के लिए, सभी यूनिट सेल के लिए कितना होगा, तो आप डायरेक्ट यहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बट अब मैं आपको प्रॉपर एक तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा कि जैसे जैसे हम इसमें, सपोज आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको सिर्फ पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन पता है और आपको कुछ पैरामीटर्स पता है, उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन करना चाह रहे हो, तो हम पहले वैसे डिस्कस करेंगे। और फिर अगर शॉर्ट में करना चाह रहे हो तो शॉर्ट में तो आपका क्लियर फंडा है कि आपको बीसीसी के केस में पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू याद है, तो आप पाई से इन सभी की मल्टीप्लाइज करके देख लीजिए। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो बॉडी सेंटर्ड का, जो भी बॉडी सेंटर्ड से मैच कर जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि हम पूरा डिटेल में जाएंगे कि कैसे पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, क्या क्या रिलेशन यूज़ होंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको अभी क्वेश्चन करने का एप्टीट्यूड जनरेट हो जाएगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। बट डायरेक्ट फिर उसके बाद आप कभी भी कर सकते हो डायरेक्ट। बट एक जो मेथड है, कई बार एग्जाम में होता है कि आप वैल्यू भूल जाते हो, तो उसमें क्वेश्चन आप कई बार मिस कर देते हैं। तो बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आप एग्जाम में वैल्यू बोल के तो आपको एक प्रॉपर मेथड आना चाहिए कि इस मेथड से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमने जैसे देखा था, इसको पैकिंग फ्रैक्शन शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, क्या था, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड या वॉल्यूम ऑफ यूनिट लैटिस पॉइंट्स बोल सकते हैं आप, लैटिस पॉइंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जनरल फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब अगर मैं बात करता हूँ लैटिस पॉइंट्स की, तो लैटिस पॉइंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट प्रेजेंट पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ 1 लैटिस पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, बिकॉज अभी हम बहुत ही। और अगर मैं बात करता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो हमसे क्या दिया हुआ है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड वाले केस में हम क्या करेंगे, क्यूबिक का केस है, क्यूबिक के केस में सपोज मेरा अगर एज लेंथ ए है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा वॉल्यूम ए क्यूब। इतनी बात क्लियर है? जेड क्या है आपका, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ 1 लैटिस पॉइंट। 1 लैटिस पॉइंट का कितना, सॉरी वॉल्यूम ऑफ 1 लैटिस पॉइंट, मास नहीं, यहाँ पे आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ 1 लैटिस पॉइंट इनटू टोटल लैटिस पॉइंट। आपके लैटिस पॉइंट टोटल कितने हैं और वॉल्यूम 1 लैटिस पॉइंट का कितना वॉल्यूम है, वो होगा हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, प्रेजेंट इन यूनिट सेल। यहाँ देख लेते हैं इसको। तो Z क्या, BCG के केस में हमें पता था Z कितना होता है आपका 2, और आपको ये भी पता है कि एक लैटिस पॉइंट को जब हार्ड स्फीयर कंसिडर किया हुआ है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम क्या है हमारे पास, ए क्यूब। अब देख रहे हो आप, अगर आप यहाँ पे बात करें कि ऑप्शंस में ए और आर की टर्म कहीं पे भी नहीं है, तो हमें ए और आर को रिमूव करना पड़ेगा। मींस आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए
जो कि हमने इन केस ऑफ BCC, FCC सभी केसेस में पढ़ा था। BCC के केस में रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, तो R इक्वल टू क्या होता है अपना √3a/4। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इसको भी ड्राइव करना चाह रहे हैं तो ये भी ड्राइव हो सकता है, बट 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। बाकी आप अगर आप ये चीज़ें याद नहीं रखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ से क्या होगा आपका रिलेशन BCC बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस √3a/4। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 2 × 4/3 पाई √3a/4 का होल क्यूब ओवर a क्यूब। तो 8 π/3 3√3 a क्यूब ओवर 4 × 4 × 4 64 लिख सकते हो आप। रिमूव करने वाला हूँ और सभी क्वांटिटीज़ को कट करके आपका क्या आंसर आने वाला है यहाँ से 2 √3 π/8। यहाँ से आपका जो वैल्यू आई है √3 π/8। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसके लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को काफ़ी इजी है। अगर आप फॉर्मूला के थ्रू जाना चाहते हैं तो ये वाला पाथ है। आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी जो है आपका 4 मार्क्स वाला, द सेपरेशन ऑफ 1 2 3 प्लेन्स। इस टाइप का 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन हमने देखा था अभी तक वो 2 और 3 फॉर्मूलाज का कॉम्बिनेशन होगा। बट ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। एक्चुअल में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट ये 4 मार्क्स में अनफॉर्चुनेटली आया था एग्जाम में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। द सेपरेशन ऑफ 1 2 3 प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि HKL वैल्यू गिवन होगी और HKL वैल्यू क्या आपकी 1 2 3 HKL, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल की बात कर रहा है और उसमें सेपरेशन यानी कि D1 2 3 क्या है आपका 3.12 नैनोमीटर। इतना क्लियर है क्वेश्चन से। द सेपरेशन ऑफ 1 2 3 प्लेन्स ऑफ एन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल इज 3.12। 1 2 3 प्लेन का सेपरेशन, डी क्या था आपका इंटरप्लेनर सेपरेशन, तो ये इसकी वैल्यू क्या आपको गिवन है 3.12। द सेपरेशन ऑफ 2 4 6 एंड 3 6 9 प्लेन्स आर रेस्पेक्टिवली। आपसे पूछा है उसने 2 4 6 और 3 6 9 प्लेन्स की वैल्यू क्या होगी। तो सेपरेशन का सिंगल फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। DHKL का होल स्क्वायर इक्वल्स टू H/A² प्लस K/B² प्लस L/C²। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी, हमारे पास HKL वैल्यू हमें गिवन है, हमारे पास D1 2 3 की वैल्यू है और हमें वैल्यू किसकी बतानी है D2 4 6 फाइंड आउट करना है और D3 6 9 क्या है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो एज लेंथ है A, B और C इनका रिलेशन पता होना चाहिए इनके केस में। जब तक हमें इनका रिलेशन पता नहीं होगा तो हम आगे मूव नहीं कर सकते। तो ये तो आपका फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन करोगे। देन हमें इसके बाद ABC में रिलेशन चाहिए। हमें पता है, हमने टेबल से याद भी किया था। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो तो, शॉर्ट ट्रिक याद नहीं है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है। आपका सॉलिड स्टेट का फर्स्ट लेक्चर है, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक था। और इस शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस किया था। सबसे पहला क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, आवर्ट से ऑर्थोरोम्बिक। तो थर्ड वाला था हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक। और ऑर्थोरोम्बिक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो के केसेस थे, एक कोड टाइप हमने जनरेट किया था, उस कोड से एजेस जो थी आपकी इक्वल नहीं होती है। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो अगर आपको याद है कि ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में A डजंट इक्वल टू B डजंट इक्वल टू C। इतना पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हम मूव करेंगे। सबसे पहले हमें D1 2 3 की वैल्यू पता है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे D246 1/D246 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, H के प्लेस पे 2/A², K के प्लेस पे 4/B² और आपका 6/C का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो 1/D246 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 4 एक्चुअल में 4 बाहर आएगा, 1/A² प्लस 2/B होल स्क्वायर प्लस 3/C होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। यहीं पे हम इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये हो गया हमारा D246 का। इसी टाइप से अब हम कैलकुलेट करेंगे D369 का।
सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3/a स्क्वायर प्लस 6/b स्क्वायर प्लस 9/c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 कॉमन लूँगा मीन्स 9 स्क्वायर होके बाहर आएगा 1/a स्क्वायर प्लस 2/b और 3/c होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 1/d 369 का होल स्क्वायर। तो आपको भी फोकस करना है इक्वेशन नंबर 3 पे, इक्वेशन नंबर 2 पे, और यहाँ से मैं इसको जनरलाइज करा दूंगा आपको, और ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। और सेम वैल्यू अगर मैं इन केस ऑफ d 1 2 3 के कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है, आपको जस्ट कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल कैलकुलेशन है। अब आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हैं और कितना स्लो करते हैं, उसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मेरा, इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई 4। अगर इक्वेशन नंबर 4 देखो और इसको कंपेयर करना चाहूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, तो मेरे पास एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन चीज़ क्या है, राइट साइड वाला RHS वाला पैरामीटर मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में भी प्रेजेंट है और इक्वेशन नंबर 3 में भी प्रेजेंट है। और हमें पता है कि d 1 2 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.12, तो मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ से। तो हमें यहाँ से एक वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, मुझे इस टर्म की वैल्यू मिल गई 1/a स्क्वायर 2/b स्क्वायर 3/c स्क्वायर। तो इसके बिहाफ पे अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करूँगा तो 1/d246 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा आपका 4 × 1/3.12 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से 1/d246 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3.12 या d246 = 3.12/2, और ये वैल्यू की थी किसकी थी आपकी नैनोमीटर में। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करके आपको d246 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी टाइप से आप इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करके इसको वैल्यूज़ आप जब यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो वहाँ पे आपको d369 की वैल्यू मिल जाएगी, और वो क्या होगी आपकी 3.12 डिवाइडेड बाई 3, और ये भी क्या होगी आपकी नैनोमीटर में। तो इन सभी वैल्यूज़ के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली, आप इस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे ही करेंगे इफ़ आपको ये फॉर्मूला अच्छे से गिवन, अच्छे से याद है और आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई इश्यू नहीं होगा। आप इसके ऑप्शंस देख सकते हैं एग्ज़ाम पेपर में जाके दिसंबर 2017 के, आपको वहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाएगा। बस आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। अब जनरल क्या हुआ, इन जनरल आप इसको क्यूब के केस में भी कर सकते हो, ऑर्थोरोम्बिक केस में जैसे हमने किया। तो क्या होता है आपका, अगर मल्टीपल्स हैं, प्लेन्स आपके मल्टीपल्स हैं, सपोज मेरे पास 1 2 3 था, 1 2 3 का क्या हुआ मेरे पास 2 4 6, मैंने जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जस्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 4 6 के केस में। तो जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वैसे वैसे इंटरप्लेनर सेपरेशन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हम प्लेन्स में मल्टीप्लाई करेंगे इंटरप्लेनर सेपरेशन डिक्रीज़ होगा, वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ एक बार। थोड़ा सा लॉजिकल अगर सोचेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप अगर एग्ज़ाम में इसके आंसर को देख के लॉजिकल अगर आप सोचते तो क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि जो HKL वैल्यू है इनिशियल 1 2 3 है, अगर मैं 2 4 6 पे जा रहा हूँ तो जो मेरे पास स्पेसिंग है वो डिक्रीज़ क्यों हो रहा है। एक्चुअल में जो D है वो है क्या, D आपका क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन टू दैट प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट प्लेन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो सिंपल सी बात है, अगर मेरा प्लेन थोड़ा दूर प्रेजेंट होगा मीन्स ओरिजिन से थोड़ा दूर होगा तो उसके लिए D की वैल्यू ज़्यादा होगी, ओरिजिन के थोड़ा पास होगा तो D की वैल्यू कम होगी। तो अगर मैं 1 2 3 की बात करूँ तो प्लेन के अगर हम इंटरसेप्ट देखते हैं तो इंटरसेप्ट क्या होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/HKL, मीन्स आपका HKL वैल्यू हाई होगी तो इंटरसेप्ट क्या होंगे आपके कम होंगे, इंटरसेप्ट आपके कम होंगे। अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ, अगर मेरे पास इसमें इंटरसेप्ट क्या है आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो कट लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, जेड एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम इंटरसेप्ट। तो जैसे 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 HKL बढ़ेगा इंटरसेप्ट क्या होगा डिक्रीज़ होगा, इंटरसेप्ट डिक्रीज़ होगा मीन्स ओरिजिन से आपको
कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ओरिजिन से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट प्लेन, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लॉजिकल बेसिस पे भी कर सकते थे कि सपोज आपके पास मिलर इंडिसेस की प्लेन की वैल्यूज़ बढ़ रही है, प्लेन की वैल्यूज़ बढ़ेंगी तो डी वैल्यू डिक्रीज होगी और सिस्टमेटिकल डिक्रीज ऑब्जर्व हुआ। इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें डी वैल्यू आपके इंक्रीज़ वाले भी 2 ऑप्शन थे, तो वो तो डायरेक्ट कट हो जाएंगे। उसके बाद जो 2 ऑप्शन डिक्रीज़ वाले बचे उसमें इनका अभी जो हमने कैलकुलेट किया था ये एक्सचेंज किए हुए थे, तो वो एक्सचेंज वाला